Hello and welcome back to our discussion on concentration terms. पिछला वीडियो समझ में आया ना? पक्का ना? ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कितने अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ठीक है? उन सारे टर्म्स के डेफिनेशंस, उनके फॉर्मूलेज, उनका कैलकुलेशन सब हमने सीखा। उम्मीद है क्लियर होगा सब कुछ। बहुत इजी है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे ये मैंने वीडियो के एंड में भी कहा था कि दीज आर जनरल कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट? दे आर यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, करेक्ट? अब कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस या कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ठीक है? उन्हें हम कहते हैं टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म है जो हमें स्टडी करना है, और वो है H2O2 की कंसंट्रेशन लिखने का तरीका। तो H2O2 का जब आप डब्बा देखेंगे अपने लैब में, तो सपोज करो डब्बा कुछ ऐसा है, ठीक है? ये रहा H2O2 का आपका डब्बा, ठीक है? ये ढक्कन लगा देते हैं, इसको स्मूथ कर देते हैं। यहाँ पे ढक्कना लगा दिया, ठीक है? यहाँ पे ना ये जो लेबल रखा हुआ होगा, ये जो लेबल लगा हुआ होगा, उसमें वो लिखा रहेगा X वॉल्यूम H2O2, X वॉल्यूम H2O2। ये X कुछ भी हो सकता है, X कैन बी 10, 20, 30, X कैन बी एनीथिंग, ठीक है? तो ये इसका मतलब क्या है, ठीक है? इसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। पहला बात तो ये, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, राइट? या इसे हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 in terms of available oxygen, right? ठीक है, अब नाम समझ लिया, बहुत इंग्लिश देख लिया, इसका आखिर मतलब क्या है देखते हैं। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज दिस मीन? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या है? बेसिकली volume strength of H2O2 tells us about volume of O2 given at STP on complete decomposition of 1 liter H2O2। मतलब जो X लिखा हुआ था उसमें, जो X वॉल्यूम लिखा हुआ था, अगर उसका 1 लीटर H2O2 ले ले और उसे जब पूरी तरह गर्म करके डिकम्पोज कर दे, तब X लीटर O2 निकलेगा। क्लियर? फिर से समझे, हमारे पास जो डब्बा था that was specified as X volume H2O2, right? It was specified as X volume। इसमें से हमने क्या किया, सिर्फ 1 लीटर H2O2 निकाला और फिर से हीट किया। हीट करने से H2O2 क्या हुआ, डिकम्पोज। और H2O2 डिकम्पोज करने के बाद इस रिएक्शन के तहत, किस रिएक्शन के तहत? इस रिएक्शन के तहत इसने O2 निकाला। अभी जो X वॉल्यूम वाला H2O2 था ना, ये डिकम्पोज होने पे, इसका 1 लीटर डिकम्पोज होने पे हमें X लीटर O2 देगा। ये इस X वॉल्यूम H2O2 की स्ट्रेंथ का तात्पर्य है। क्या मतलब है कि 1 लीटर डिकम्पोज होने पे X लीटर O2 देगा। मतलब अगर 10 वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर H2O2 का 1 लीटर डिकम्पोज होने पर 10 लीटर ऑक्सीजन रिलीज करेगा। बस ये इसका मतलब है। बस लिखने का अलग तरीका है, बताने का अलग तरीका, और कुछ नहीं। तो इसलिए इसे हम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की मात्रा पे निर्भर कर रहा है, राइट? तो अब ये जो जनरल कंसंट्रेशन टर्म्स हम जानते हैं, उस भाषा में इसका क्या मतलब है ये हमको जानना है, ठीक है ना? तो अगर उस भाषा में जानने का ट्राई करें, तो ये रिएक्शन देखते हैं, सिंपल सा रिएक्शन है। ये क्या बोल रहा है देखिए, ये बोल रहा है कि अगर इसका 1 लीटर ले और ये हीट करे, तब इसका हमें X लीटर मिलेगा। ये X जो भी वैल्यू वो मिलेगी, ठीक है? अच्छा, ये इसका स्टोइशियोमेट्री क्या बोल रही है रिएक्शन की, कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, करेक्ट?
बट किस में रिलेशन होगा ऐसा? मोल्स में, राइट। गैसेस के लिए मोल्स और वॉल्यूम इक्विवेलेंट है, तो अगर ये H2 गैस होता तब ये अगर ये x है तो ये 2x होना चाहिए होता, राइट। बट H2O2 क्या है, यहाँ लिक्विड आया और ये गैस है भैया, ठीक ना। तो हमें पहले मोल्स निकालना होगा उसका, फिर हम H2O2 पे टिप्पणी दे सकते हैं, करेक्ट। तो ये हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी, और ये हमने कहा था ये डिकम्पोजिशन क्या है, एसटीपी पे हो रही है, तो ये रिएक्शन का है एसटीपी पे। तो ऑक्सीजन का जो x लीटर निकला है उसमें कितने मोल्स ऑक्सीजन है, कैसे पता करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दिस इज NO2, करेक्ट। अच्छा है, अब ये क्लियर कट रिलेशन है कि NH2O2 is equals to twice NO2, which means it is equal to x upon 11.2. So we have got moles of H2O2 and the volume of H2O2 taken was 1 liter. So molarity is equals to number of moles upon volume, since ये 1 है तो यही क्या हो गया, molarity. So जब हमें कहा जा रहा है कि भाई x वॉल्यूम H2O2 है हमारे पास, this means that we have x upon 11.2 molar H2O2 solution. Clear? बहुत सिंपल है ये, बस नजरिया अलग है, सोचने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, बट मीनिंग वही सिंपल, ठीक है ना। बस कंसंट्रेशन एक्सप्रेस अलग ढंग से कर रहे हैं। उम्मीद है ये क्लियर होगा, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारे सिलेबस में यूज आएंगे, वी हैव फिनिश्ड ऑल ऑफ देम। सबकी डेफिनेशन हम जान चुके हैं, सबका यूज हम यूज करने का तरीका, कैलकुलेशंस, फॉर्मूला, मैथमेटिक्स सबका हम देख चुके हैं। अब हम उनकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, राइट। और क्यों, क्या उनका यूज है, कैसे यूज करते हैं, को थोड़ा फील करते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म को फील करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, राइट। मैं बार बार बोल चुका हूं। तो ये दोनों टर्म्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इनका मीनिंग क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये फील करते हैं, ठीक है। और ये क्या कहना चाहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या कह रहे हैं, इसको फील करते हैं, और क्यों इन्हें इतना यूज करते हैं ये भी देखते हैं। तो हमारा डिस्कशन है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी पे भी, राइट। ध्यान से समझना, इसे बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन टर्म्स हर जगह आने वाला है, और इसको लेके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते नहीं है। मैंने देखे स्टूडेंट्स बना नहीं पाते, बोलते नहीं क्लिक कर रहा। तो क्या कारण है नहीं क्लिक करने का, क्योंकि वो फील नहीं आ रहा है, वो फील नहीं हो रहा है। जब वो दिखने लगे कि हाँ भाई 10 मोलर दिख रहा है, कि 10 मोलर का मतलब क्या है या 1 नॉर्मल का मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अभी इसको फील करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में एक रिलेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा रिलेशन है, अब मैं नहीं भी करूं तो आप लोग सब कर पाओगे, बट स्टिल मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं एक बार डेवलप करके दिखाता हूं, ठीक है। सो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, whereas normality is number of equivalents upon volume, where volume is in liters, right? ठीक है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में अगर रिलेशन लाना है तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बीच में रिलेशन चाहिए। इनके बीच में रिलेशन आ गया तो भाई यहां भी v यहां भी v, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट किसका वेट भाई, ये जो सॉल्यूट है या जो सब्सटेंस हमारे हाथ में है, सपोज करो है, यहाँ कुछ नहीं है बट स्टिल हवा है, तो जो है उसका जो वेट लिया उस सैंपल का, उस सैंपल में कितने नंबर ऑफ मोल्स इस कंपाउंड के अगर वो जानना है तो सैंपल का वेट डिवाइडेड बाय उस सैंपल में जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स। ये आप सभी को पता है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ दैट सैंपल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कंपाउंड, राइट। होपफुली इक्विवेलेंट वेट सबको याद होना चाहिए अभी तक, तो बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। जैसे एन फैक्टर क्या होता है भाई, एसिड्स के लिए एसिड बेसिसिटी, बेसिस के लिए एसिडिटी, उम्मीद है याद होगा राइट।
ओके, तो ये क्लियर हो गया भाई, इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इस तरह लिखूं, वेट अपॉन, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं मैं, एकदम सिंपल है, और ये मैं पता भी है सब बातें, ठीक है ना, मैं बस इसे रिविजिट कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो एक बार रिविजिट कर ले ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। तो ये n फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, विच मींस नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ये रिलेशन आपको पता है, मैंने एक बार वापस से आपको दिखा दिया क्योंकि ये जरूरी था, राइट। तो ये रिलेशन आपको कंठस्थ होना चाहिए, उम्मीद है अभी तक होगा भी सबको कंठस्थ, बट स्टिल एक बार रिमाइंडर दे दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इस रिलेशन को यूज करते हुए हम आराम से मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे, इंटू 1/v अगर कर दे तो ये क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम, मतलब नॉर्मेलिटी, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी, इनटू n फैक्टर, राइट। अब इस रिलेशन को हम बार बार डिराइव नहीं करेंगे, राइट, इसको बार बार एग्जाम में डिराइव नहीं करेंगे, इसे हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार यूज आएगा, हर जगह यूज आएगा, तो बार बार डिराइव करने में जो 2 मिनट या 2 सेकंड भी अगर जाए तो वो भी हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड का कीमत है। तो हमें ये रिलेशन मुंह जबानी याद होनी चाहिए कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ध्यान रखना, ठीक है। ये रिलेशन सिंपल सा मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा फील करने का ट्राई करते हैं कि मोलैरिटी आखिर क्या बोलना चाह रहा है, नॉर्मेलिटी अगर क्या आप बताना चाह रहे हो, क्यों ये इतने फेमस है, क्यों ये इतने बेसिक यूज होते हैं। तो आपको क्या है, मतलब बोला जाएगा क्या, सपोज करो आपको बोला जाएगा दैट वी हैव अ 200 ml वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। सो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास एक बीकर है जिसमें 200 ml H2SO4 सोल्यूशन है, जिसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 10 मोलर। व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट कि उस बीकर में, ये रहा वो बीकर जिसकी हम बात कर रहे थे भाई, ठीक है ना, यहाँ पे 200 ml H2SO4 है ऑफ 10 मोलर कंसेंट्रेशन। तो इसका मतलब है कि इस बीकर में 10 इंटू 200 अपॉन 1000, वाई 1000 पहले किया गया वो बताओ, फिर 1000 बताऊंगा ना, सही बात है। मैं बोलना चाह रहा हूं, या वो जिसने आपको डेटा दिया है वो बोलना चाह रहा है कि इस बीकर में 10 मतलब मोलैरिटी, 200 ml था, इसको 1000 से डिवाइड करते मतलब ये हो गया लीटर्स में। सो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स आपको क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो वो डेटा जिसने आपको ये दिया या जिसने आपको बताया कि ये कंसंट्रेशन और ये वॉल्यूम है, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि इस बीकर में इतने मोल्स H2SO4 है, राइट। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि भाई आपके पास 100 ml ऑफ लेट्स से 5 नॉर्मल HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। सो व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट आपके पास 5 into 100 upon 1000 इक्विवेलेंट्स ऑफ HNO3 है, राइट, ठीक है। ये तो फील हो रहा होगा सिंपली कि हमें इतना, बहुत कुछ नया नहीं बताया मैंने, कुछ भी नया नहीं बताया, जो आप सबको ये बात पता है कि हाँ भाई मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सिंपल। सिमिलरली नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, so number of equivalents would be normality into volume, there is nothing new in this, बट एक नजरिया सोचने का कि हाँ भाई मोलैरिटी दिया हुआ इसका मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ इसका मतलब हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता है। कुछ भी नया नहीं है इसमें, बट फिर भी मैं इसे बहुत स्ट्रेस करके बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आता है तब अप्लाई नहीं हो पाता, मुझे नहीं पता क्यों। उम्मीद है जो मुझे सुन रहे हैं आप लोग को ये इजी लगे, मैं चाहता हूं आप लोग को इजी लगे, आप लोग अप्लाई कर पाओ, बट जितना मैंने देखा लोग अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए इसमें इतना स्ट्रेस कर रहा हूं, राइट। तो ये विजुलाइज करना जरूरी है, देखना जरूरी, बार बार इसे बता रहा हूं क्योंकि बहुत यूज आएगा। जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखने जाओ अगर, राइट,
तो आपको उस लैंग्वेज के सारे अल्फाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स, वावल्स, वर्ड्स ये सब आने चाहिए, ग्रामर उसका क्या पंक्चुएशन, वो सब तरीका आने चाहिए, तभी आप उस लैंग्वेज के जो लिटरेचर होगा या उस लैंग्वेज को समझ पाओगे, उसे रीड कर पाओगे, राइट। तो वैसे ही अगर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो केमिस्ट्री का कुछ लैंग्वेज है, राइट। अगर आपको लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लैंग्वेज क्या है, जैसे मैंने बताया था, जीओसी, आइसोमेरिज्म, उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझ पाओगे। सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री में स्टोइशियोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टोइशियोमेट्री पूरे केमिस्ट्री का ही लैंग्वेज कहा जा सकता है, बट स्टोइशियोमेट्री में कुछ लैंग्वेज होगा, है ना, राइट। तो स्टोइशियोमेट्री का लैंग्वेज क्या है या उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, मोल्स, राइट। तो मोल्स का डेफिनेशन आपको आना चाहिए कि व्हाट इज वन मोल, हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, फिर यही ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये भी एक लैंग्वेज है, एक तरह का अल्फाबेट है। जब एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें वो लैंग्वेज के कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे, उस लैंग्वेज में कुछ कभी लिखा होगा मोल्स के बारे में, कभी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, तो वो एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप उस क्वेश्चन का रियल अर्थ समझ पाओगे। और जब अर्थ समझ जाओगे तो केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स लगाने के बाद उसे सॉल्व कर पाओगे। तो पहले आता है लैंग्वेज समझना, इसलिए फंडामेंटल सीरीज चल रही है, इसलिए हमने ये टॉपिक्स को अलग से बनाया है कि आप वो लैंग्वेज, वो बिल्डिंग ब्लॉक समझ पाओ। वो समझ जाओगे तो आप पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे, उसका वो क्या बोलना चाह रहे समझ में आएगा। फिर कंसेप्ट जो हम सिखाएंगे आप सीखोगे, उसे अप्लाई करोगे और क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आ जाएगा, राइट। तो लेक्चर समाप्त, अब काम पे आते हैं वापस से। लेट्स सी, हमने देखा कि मोल्स और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, राइट। तो अभी आसान क्यों है, तो क्लियरली समझ में आ गया, क्योंकि ये सीधा सीधी मोल्स बता दे रहा है, सीधा सीधी इक्विवेलेंट्स बता दे रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये विजुलाइज तो बहुत आसानी से हो जा रही है, तो ये इजी तो है, ठीक है ना। अब इसे बार बार ज्यादा यूज क्यों करते हैं, फेमस क्यों है, क्योंकि देखो हम जब स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे रिएक्शंस के लिए, राइट, तब स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का बेसिकली हम भी आगे जाके स्टोइशियोमेट्री में पढ़ेंगे, दो तरीका है, ठीक है। पहला हम मोल्स का रास्ता अपनाते हैं, मोल कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो या तो मोल कंसेप्ट से अगर हमें A का मोल्स पता है तो हम C का मोल्स निकाल सकते हैं, और अगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा तो अगर A के इक्विवेलेंट्स पता है तो C के इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं, राइट। अब हमें बता दिया A का नॉर्मेलिटी, B का नॉर्मेलिटी बता दिया, तुम C के नॉर्मेलिटी तो नहीं निकाल पाएंगे, बट C के नॉर्मेलिटी भी निकाल पाएंगे, बट बोला C का इक्विवेलेंट्स बताओ, तो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, देखते क्लिक किया कि नॉर्मेलिटी पता है मतलब इक्विवेलेंट्स पता है, इक्विवेलेंट्स पता है मतलब सॉल्व हो गया। सिमिलरली अगर मोलैरिटी दिया हुआ है और बी का, तो अगर मोलैरिटी पता है तो मोल्स पता है, और मोल्स पता है तो सीधा आंसर आ गया, राइट ना। अगर कोई और कंसंट्रेशन टर्म होता है, सपोज करो वेट बाय वेट, इसका मतलब हमें वेट पता है, लेकिन वेट से हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें पहले वेट को या तो इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना होगा या उस वेट को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर मोल से सी का मोल्स निकलेगा। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्यों आसान है, क्योंकि डायरेक्टली हमें वो क्वांटिटी देता है जो हमें चाहिए था, हमें मोल्स चाहिए था, मोलैरिटी वही दे रहा है, हमें इक्विवेलेंट्स चाहिए था, नॉर्मेलिटी हमें वही दे रहा है, तो वो विजुलाइज करना आसान है। डायरेक्टली हमें मोल्स बता दिया, हम मोल्स की भाषा समझते हैं, डायरेक्टली इक्विवेलेंट्स बता दिया, हम इक्विवेलेंट्स की भाषा समझते हैं। कैलकुलेट उसके थ्रू कैलकुलेशंस, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आसान है, अगेन क्योंकि मोल्स और इक्विवेलेंट्स दे रहा है, तो इसलिए वो फेमस भी क्योंकि दे आर इजी टू यूज एंड इजी टू विजुलाइज, करेक्ट। अब हम एक चीज समझते हैं जो बहुत जरूरी है समझना। सपोज करो मतलब अभी मैंने ये बताया कि हम या तो मोल से डील करते हैं या इक्विवेलेंट से डील करते हैं, करेक्ट। तो हम पहले मोल्स के एग्जांपल देखते हैं कि हमें मोलैरिटी पता है, ये बोला है 1 मोलर, ये बोला है 1 मोलर, ठीक है। दोनों का हमने लिया है 100 ml ऑफ A प्लस 100 ml ऑफ B, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि दोनों का हमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया, मिक्स किया, C और D बना, करेक्ट। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये तो दिख रहा है बैलेंस इक्वेशन से कि अगर A का 1 मोल है और B का 1 मोल रिएक्ट करे तो C का क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा, ये हम बोल सकते हैं।
तो क्या हम बोलेंगे कि ए का 1 मोलर रिएक्ट करके बी का 1 मोलर से अगर रिएक्ट करे तो क्या सी का 1 मोलर बनेगा क्या, और डी का भी 1 मोलर बनेगा क्या? हाँ या ना? सोचो जरा। नहीं, इनका 1 मोलर नहीं बनेगा। व्हाई? क्योंकि मोलैरिटी सिर्फ मोल्स पे डिपेंड नहीं करती, वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। अरे ये क्या हो गया फिर, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जब हमने ए और बी को मिक्स किया तो इसका वॉल्यूम भी 100 ml था और इसका भी 100 ml था, बट ये जो सोल्यूशन बना इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 200 ml, राइट ना? तो अगर ए के कितने मोल्स थे वो देखो, 1 इंटू 100 अपॉन 1000, राइट, मतलब कितना, 0.1 मोल्स। बी का भी 0.1 मोल्स, तो सी का कितना बना, 0.1 मोल्स। सी की मोलैरिटी कितनी होगी, 0.1 बाय 200, राइट। डी की मोलैरिटी 0.1 बाय 200। सो हम लोग डायरेक्टली मोलैरिटी को इक्वेट नहीं करेंगे रिएक्शन में, डायरेक्टली नॉर्मेलिटी को इक्वेट नहीं करेंगे रिएक्शन में। क्लियर, राइट ना? क्लियर है ना? ध्यान रखना इस बात को। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के कैलकुलेशंस हम लोग स्टोइचियोमेट्री में डेफिनेटली करेंगे। अभी जस्ट एक हिंट दे दिया, बता दिया, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि ए का 100 ml लिया, बी का 200 ml लिया, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आएगा, बी के कितने मोल से कितने मोल, ए के कितने मोल से सी के कितने बनेंगे, ये सब स्टोइचियोमेट्री में डील करेंगे। बट ये एक बार बताने के लिए बता दिया कि अलग है, मोलैरिटी और मोल्स है एक जैसे, मोलैरिटी देखने से मोल्स दिख जाएगा, बट मोलैरिटी इज नॉट इक्वल टू मोल्स, इट इज इक्विवेलेंट टू मोल्स, राइट? नॉर्मेलिटी इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, बट इट इज नॉट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। सो डायरेक्टली लिंक नहीं करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि सोल्यूशन में जब दोनों रिएक्टेंट्स ऐड हुए तो जो प्रोडक्ट सोल्यूशन बना है उसकी वॉल्यूम अलग होगी, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी विल बी डिफरेंट, राइट? करेक्ट। अब क्या भाषा लिखी रहेगी, मैंने लैंग्वेज की बात की कि ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, स्टोइचियोमेट्री की लैंग्वेज है कंसंट्रेशन टर्म्स। दीज आर द लैंग्वेज इन विच यू केमिस्ट्स टॉक और द क्वेश्चन विल टॉक टू यू, राइट? तो ये लैंग्वेज सीखना जरूरी है, ये हमने सिखाया। तो किस लैंग्वेज में लिखा रहेगा, क्या लैंग्वेज होगी? भाषा देखो कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि 1 मोलर H2SO4, या वो लिखेंगे m/10 HNO3, या वो बोलेंगे डेसी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है ना, नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ HCl, राइट? n/10 का इसका मतलब क्या है, n/10 मींस 0.1 नॉर्मल, डेसी नॉर्मल अगेन इक्विवेलेंट टू दिस, राइट? या ऐसे बोल देंगे 10m, 10 मोलर, राइट? तो हम सीधा ऐसे ही बोलेंगे 10 मोलर, ये एक यूनिट की तरह बन गया कि 10 मोलर H2SO4 मतलब 10 मोल्स पर लीटर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, और फिर उसका वॉल्यूम बता देगा कि इतना वॉल्यूम लिया है, राइट? ठीक है, आई होप दिस इंटरप्रिटेशन इज प्रीटी क्लियर, ठीक है ना, कि हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इनको, ये क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अब कैलकुलेशंस कैसे करना है, क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, और कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, ये सब रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन करना है, कंसंट्रेशन टर्म्स की इंटर कन्वर्जन करनी है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं जरा, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ही गड़बड़ होगा, इसमें ही क्वेश्चंस करते वक्त मुश्किल होगा, आप क्लिक नहीं करेगा कि कैसे सोचना है, बट अगर एक बार आप विजुअलाइज कर लो तो आप आराम से सोच पाओगे। जैसे हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को विजुअलाइज किया, वैसे सबको अगर विजुअलाइज कर पाएंगे तो आराम से हम इंटर कन्वर्जन कर पाएंगे, राइट? मोलैरिटी नॉर्मेलिटी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, और बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स भी उतने ही जरूरी है, और उनमें कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए उनको भी विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली, राइट? बुक्स में देखोगे फॉर्मूला, अभी फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस भी करेंगे, बुक्स में फॉर्मूलाज मिलेंगे, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएंगे, परेशान हो जाओगे इस फॉर्मूलाज को देख के, ठीक है ना, याद करना गलत है बहुत। देखते हैं, सो इंटर कन्वर्जन, रो इज नोन, ठीक है, रो मतलब डेंसिटी पता है, एंड वी नो परसेंटेज वेट बाय वेट, दिस टू आर गिवन, राइट? तो अब हम लोग को बोला जा रहा है कि परसेंटेज वेट बाय वेट जब पता है तो फाइंड आउट, हमें सारे कंसिडरेशन टर्म्स निकालने, सपोज करो इंटर कन्वर्जन सीख रहे हैं, सारे निकाल के देखते, ठीक है, क्या रखा है, देखते क्या क्या है। तो सपोज करो हमें निकालना है पीपीएम, तो हम जानते ही हैं पीपीएम क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 पावर 4, आ गया, ठीक है,
वैसे हम पीपीबी निकाल सकते हैं। पीपीबी क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 पावर 7, राइट, सिंपल, ये तो निकल गया। अच्छा, अगर हमें बोल रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालो, तो इजी है, कुछ ज्यादा नहीं रखा है। देखो हमें परसेंटेज वेट बाय वेट पता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। मतलब फर्क क्या है, वहां वेट है नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ वॉल्यूम है। तो अगर उस वॉल्यूम को हम किसी तरह या उस वॉल्यूम को हम किसी तरह लिंक कर दे वेट से, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। या इस वेट को वॉल्यूम से लिंक कर दे, मतलब इन दोनों को लिंक करके बस इंटर कन्वर्ट करना है। ठीक है भी, तो हमें पता है रो क्या होता है भाई, रो इज वेट अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विल बी रो अपॉन सॉरी वेट अपॉन रो, सिंपल। तो इसको अगर हम ऐसे लिखे, वेट अपॉन वी की जगह रो अपॉन सॉरी अगेन वेट अपॉन रो, तो ये क्या हो गया, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू रो। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू रो डेंसिटी। ठीक है, ये भी सिंपल था, कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा इसमें। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है इससे, मोलैरिटी, सो व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और हमें पता क्या है, वेट अपॉन वेट। ठीक है, तो अगर इसे करने जाए तो हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई इट। ओके, सो हमें परसेंटेज वेट बाय वेट से हमें ये पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो अगर उस वेट को, नहीं हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, हमें बस परसेंटेज पता है कि कितना फ्रैक्शन पूरे सॉल्यूशन के वेट का सॉल्यूट है, राइट। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, सोच सकते हो, 2 मिनट आप सोचने का ट्राई करो, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो N1 लिख देते हैं। तो अगर हम इसे ऐसे लिखे, बेसिकली ये क्या है, अगर हम देखें, इसे हटाओ, ये क्या है उसके बाद में देखेंगे। अगर हम देखें कि वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वेट इज वेट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, ये होता है। ठीक है, तो वेट 1 को अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, और टोटल वेट को अगर हम लोग रो से सॉरी हमें निकालना है वॉल्यूम ना, तो अगर हम टोटल वेट को, लेट्स सी, देखो मैं खुद इतना कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है ना, नहीं मुझे आता है, चिंता मत करो, बट कंफ्यूज होना पड़ रहा है क्योंकि मैं दिखा रहा हूं कि एक स्टूडेंट कैसे इस पर सोचेगा। तो अगर हमें इस टोटल वेट से अगर ये वॉल्यूम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रहा वेट अपॉन रो इज वॉल्यूम, तो अगर इसे मैं रो से डिवाइड कर दूं, नीचे चलते थोड़ा, रो से डिवाइड कर दूं और रो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वेट अपॉन वेट इंटू 100। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए ये हो गया W1 अपॉन m, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, दिस बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स N1, अच्छा इनटू कैपिटल M, अच्छा डिवाइडेड बाय वेट अपॉन रो क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू रो इनटू 100। तो आई होप यू हैव गॉट द आंसर, सो दिस इज m, करेक्ट। लेट्स सी कितना कंफ्यूजिंग है, देखते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू N1 अपॉन V विच इज मोलैरिटी, करेक्ट। एक सेकेंड, इसे मिटा दिया जाए, दिस इज मोलैरिटी इनटू, हो तो लोचा हो जाएगा यार, ये m को ले लेते हैं mw, ठीक है, इनटू mw अपॉन रो इनटू 100। क्लियर ना, हाँ सिंपल। तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन। तो क्या ये फॉर्मूला जम रहा है, क्या मजा आ रहा है करने में, मजा आना जरूरी है। अच्छा मजा छोड़ो, क्या समझ में आ रहा है, समझ में तो आ जाएगा सिंपल मैथमेटिक्स, बट क्या ये आसान है करना, क्या एग्जाम में ये कैलकुलेशन करना इजी रहेगा, नहीं। बट आप बोलोगे सर हम तो रट लेंगे इसको, कोशिश कर लो, मैं मना नहीं करूंगा, कितना रटोगे, वेट बाय वेट से अलग 6 कंसंट्रेशन टर्म्स का कन्वर्जन रटोगे, ठीक है, फिर वेट बाय वेट के बाद आता है सपोज करो वेट बाय वॉल्यूम, उससे अलग 6 का रटोगे, फिर मोल फ्रैक्शन उससे अलग 6 का रटोगे, कितना फॉर्मूलाज रटोगे, याद रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो अच्छा फॉर्मूलाज की बात आई है तो एक और चीज बता देता हूं, अब अगर
अभी मैं एडवाइस दूंगा और अपना एक तरीका दिखाऊंगा, अगर वो नहीं मानना हो किसी को, उसके बाद भी फॉर्मूला रटने का जोश हो, तो देखना कि फॉर्मूलाज में क्या होंगे ना, जैसे देखो तो कन्वर्जन की बात हुई, जो वेट बाय वेट का जब फॉर्मूला देखोगे, सपोज करो वेट बाय वेट से मोलैरिटी या कुछ भी निकालना है, तो आपको दिखेगा कहीं 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं 1000 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली हमने क्या लिया था, वॉल्यूम इन लीटर्स। अब वो क्या अज्यूम करेंगे कि वॉल्यूम जो है एमएल में दिया हुआ है, तो इसलिए जब वॉल्यूम कहीं भी लिख रहे हैं तो वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो कभी ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये जो 1000 है ये जाके न्यूमरेटर में चला जा रहा है, और कभी ये वॉल्यूम न्यूमरेटर में है तो ये जब डिवाइड हो रहा है तो 1000 जो है डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो जब कन्वर्जन के फॉर्मूलाज देखोगे बुक्स में, तो कभी 1000 ऊपर कभी 1000 नीचे, वो तब होगा जब वॉल्यूम जो ले रहे हैं वो लीटर्स में नहीं ले रहे, मिलीलीटर में ले रहे हैं। अगर वॉल्यूम को लीटर में ले ले तो 1000 की दरकार नहीं है। तो अगर आप वो फॉर्मूलाज यूज करोगे तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब मेरा जो तरीका है वो इन फॉर्मूलाज से डिवॉइड है, फॉर्मूलाज को मैं यूज नहीं करूंगा और मैं अलग तरीके से आपको ये कन्वर्जन करके दिखाऊंगा। और मेरा तरीका पसंद आना ही आना है आपको, फिर भी नहीं आए तो किताबों में सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं और मैं भी वो फॉर्मूला सारे आपको बता दूंगा, नो इश्यूज। लेट्स सी, एक बार मेरा तरीका देख लेते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, हमारे पास है 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, और इसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अब इस डेटा से हमें NaOH सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन तो पता ही 20% वेट बाय वेट, तो डेटा तो पता ही कि यहाँ भी इतना सॉल्यूट और इतना सॉल्यूशन इतना सॉल्वेंट है। अब इस कंसंट्रेशन को हमें हर अलग कंसंट्रेशन टर्म के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मतलब इससे हम लोग सब कुछ निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब तरीका क्या होगा, ठीक है, अभी तो हमने फॉर्मूला को मैथमेटिकली कन्वर्ट करने का तरीका दिखाया, जो दिखा कि कॉम्प्लिकेटेड है और याद करना भी टफ है, तो मेरे पास एक अलग तरीका है, उससे ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे ना, हमारे पास दो डेटा दिया रहेगा जनरली, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर 1 और नंबर 2, कोई भी एक को पकड़ लो, मैं पकड़ता हूँ नंबर 1 को। ये बोल रहा है परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया, तो हम सबसे पहले विजुलाइज करेंगे व्हाट डज परसेंटेज वेट बाय वेट मीन। इट मींस दैट कि इतना ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम सॉल्यूट है। तो लेट्स अज्यूम ये इतना ग्राम कितना है, लेट्स अज्यूम 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। तो परसेंट वेट बाय वेट इज 20 विच मींस कि इस 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है, NaOH, यही मतलब है परसेंटेज वेट बाय वेट का। और 80 ग्राम क्या है, पानी। अब बताओ, अगर आपको ये डेटा पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी रखा है? अरे कुछ नहीं रखा, सब कुछ निकाल लोगे ऐसे ही। कैसे, देखते हैं। 20 ग्राम अगर NaOH है तो NaOH कितना है, 20 अपॉन 20 क्या है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH, वो क्या है 23 प्लस 16 प्लस 1, मतलब 20 अपॉन 40, ठीक है ना, सही है ना मैथ्स, हाँ भाई सही है। तो ये हो गया 0.5 मोल्स, ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH का मिल गया। अच्छा, और हमें क्या पता है, हमने लिया अज्यूम किया है कि वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम्स, राइट। अच्छा, वेट सोल्यूशन का पता है और डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल सकता है, राइट, बाय रो इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, इसलिए कि यहाँ वेट पता है, रो पता है, ये निकल जाएगा। सो व्हाट इज रो, sorry what is v is weight upon rho which means 100 upon 1.2। अच्छा, ये किस में आएगा, दिस वाज ग्राम पर ml ना, तो ये 100 ग्राम्स लिया था, ml इतना में आ गया, तो बाद में लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि हमें सब कुछ पता चल गया, जो जो कंसंट्रेशन टर्म्स निकालने के लिए डेटा चाहिए सब हमें ऐसे ही मिल गए। तो अब हम कोई फॉर्मूला नहीं, हमारे पास सीधा डेटा है, अब सीधा उसे हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स उसमें पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले निकालते क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इस केस में ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन 1.2, सही है ना यार, सिली मिस्टेक तो नहीं किया कोई, हाँ ठीक है, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट ना इन kg, ठीक ना यार, क्या होगा 0.5। अच्छा, वेट ऑफ
वाटर निकाला था क्या? निकाला था यार, 80 ग्राम था, बाय 1000 कर दो यार। कितना इजीली हो रहा है यार। वो बड़े बड़े फॉर्मूला लगाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बस अज्यूम किया, सब डेटा निकाले जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब निकाल ले, क्योंकि सारे कंसिडरेशन टर्म के हिसाब से लिखना है। बट रियलिटी में जब जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको एक या दो कंसिडरेशन टर्म मांगेगा, आप उसके हिसाब से लिखते चलोगे, राइट ना? ओके, निकाल लिया। और क्या निकालने बोल रहे हो? चलो आप बोल रहे वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट, वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से ml, कोई भी लो, डिपेंड्स ऑन क्या यूनिट मांग रहे हैं, बट जनरली ml में रखते हैं, तो ये ml में ही होता है। तो ये क्या होगा? वेट ऑफ NaOH कितना है? 20 ग्राम लिया था। अच्छा, यहाँ 100 मल्टीप्लाई करते, याद रखना। अच्छा, वेट इन ml, वेट सॉरी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमने निकाला था वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी, यहाँ पे परसेंटेज है तो 100 कर दिया। ppm निकालना है, तो ppm क्या होती है? परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू वॉट, इंटू 10 पावर 7, राइट, सिंपल। अच्छा, अब क्या बचा? एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म बचा, निकाला नहीं हमने, मोल फ्रैक्शन x NaOH क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, करेक्ट, डिवाइडेड बाय n NaOH प्लस NH2O। number of moles of NaOH is weight of NaOH in the solution by molecular weight of NaOH by again the number of moles of NaOH plus the number of moles of water। वाटर के मोल्स कितने हैं? 80 ग्राम पानी अपॉन 18 वाटर का मॉलिक्यूल मास, राइट, कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। सिमिलरली x वाटर क्या होगा? या तो ऐसे निकाल लो कि n वाटर अपॉन n NaOH प्लस NH2O, या हिसाब ऐसे निकाल लो 1 माइनस x NaOH। जितने देर में फॉर्मूला याद करोगे, फॉर्मूला डिराइव करोगे या फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर टिक मार के अगले क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। तो उम्मीद है ये तरीका पसंद आया और आप यही अप्लाई करना चाहोगे, ठीक है ना? बड़ा ही सिंपल तरीका है, बहुत आसान सा है, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी मैथमेटिक्स है यार। तो यही करना मैं भी प्रेफर करूंगा, यही करो। देखो इतना आसानी से सारा सॉल्यूशन निकल गया। क्या क्या निकाल लिया हमने मोलैरिटी निकाल ली, परसेंटेज वेट वॉल्यूम निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ppm निकाल लिया, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ निकाल लिया। सो मेरा तरीका उम्मीद है काम आएगा आपके। बाकी फॉर्मूलाज देखने हैं तो फॉर्मूलाज भी हम डिस्कस करेंगे, हमें मिल जाएगा। और बुक्स में जो फॉर्मूलाज है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे उसे रीड करना है। उसमें 1000 ऊपर 1000 नीचे कैसे डिराइव करेंगे, एग्जांपल देख लिया, वैसे ही डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मोलैरिटी की वैल्यू है 3, राइट, रो का वैल्यू है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, और ये है NaCl सोल्यूशन, नमक का पानी, यार देश का नमक, टाटा नमक डाला है इसमें। बोल रहा है मोलैलिटी बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, कन्वर्जन फॉर्मूला बना लो। कन्वर्जन फॉर्मूला को पहले तो क्रिएट करो, या हम लोग बोलेंगे डिराइव करो, डिराइव करिए उसको, एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला में आप टिक आंसर डालो, करेक्ट, ठीक है, सीधा एक लाइन का कैलकुलेशन और यू गेट द आंसर। अब इसमें दो रिस्क है, या तो आप फॉर्मूला गलत लिख रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब आपको याद नहीं रहा है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रहा, आपने गलत फॉर्मूला अप्लाई किया, कैलकुलेशन सब कुछ सही किया, आपका आंसर गलत आया। या आप फॉर्मूला याद आपको सही है, अप्लाई सही है, बट उसमें कैलकुलेशन सिली एरर्स के चांसेस ज्यादा है। बट जो मेरा तरीका है, दैट इज आई कॉल इट एज द इंट्यूटिव अप्रोच और कंसेप्चुअल अप्रोच, ठीक है ना। कंसेप्चुअल या बोलेंगे जिस अप्रोच में फील आए आपको, जिसमें आपको फील आए, आपको दिखे क्या हो रहा है, विजुअलाइज हो सके, उस केस में भूलने का तो स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने आंख से देख रहे हो। तो मतलब ये डेरिवेशन या क्रिएशन, इसमें कोई एरर होगा ही नहीं, मेमोरी गलत फॉर्मूला लिखोगे नहीं, और अप्लाई करते वक्त सिली मिस्टेक भी आपको जो अगर कुछ होती है तो आपको वहीं अपने आंख के सामने दिख जाएगी, ठीक है। तो इसे मैं अपने फॉर्मूला वाले तरीके से करना, मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ता हूँ, होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है, कि आप करके रखना, फॉर्मूला बनाओ, फिर फॉर्मूला से सॉल्व करो, देखो आंसर आएगा, जरूर सेम आंसर आएगा। और ये वाला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, डेटा एक बार देख लेते हैं।
डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। कौन अभी NaCl लिया है, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी इज 3, ये मिला हुआ है। तो क्या करते हैं, लेट्स अज्यूम 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी दिया हुआ, मोलैरिटी से चलते हैं। लेट्स अज्यूम 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सो लेट अस अज्यूम ठीक है, करेक्ट। 1 लीटर सोल्यूशन लिया अगर, तो मोलैरिटी के हिसाब से NaCl कितना होगा, 3 मोल्स ऑफ NaCl, करेक्ट। ओके, 3 मोल्स ऑफ NaCl। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl will be 23 plus 35.5 which means 58.5 ग्राम पर मोल, करेक्ट। ओके, ये हमको पता है। ओके, 1 लीटर सोल्यूशन है। चलो एक एक करके चीजें, एक एक करके सब निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको फील होगा कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या निकाले, वॉल्यूम सोल्यूशन का पता है, वॉल्यूम सोल्यूशन 1 लीटर। तो वेट सोल्यूशन कितना होगा, रो पता है, वॉल्यूम पता है, वेट क्या होगा, रो इंटू वी, करेक्ट ना। सो रो है हम लोग के पास 1.25 ग्राम पर ml, राइट। तो हम लोग ml का यूनिट यूज करते हैं, 1000 ml से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वेट ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 into 1000 which means 1250 grams, करेक्ट। ठीक है भाई, सिंपल। तो हमको नाउ वी नो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, तो वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं हम लोग। वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट, इट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो 3 into 58.5, राइट। नाउ व्हाट वी नीड इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पानी का वेट कितना लिया है, कितना लिया है भाई, बहुत सिंपल, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना हो गया 1250 माइनस 3 into 58.5। आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशंस, राइट, वी आर जस्ट लर्निंग द कांसेप्ट्स, राइट। अब हम लोग को चाहिए क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, राइट। हमने ग्राम्स में लिया इसलिए 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता ही है, सिंस हमने 1 लीटर सॉल्यूशन एज्यूम किया, तो जो मोलैलिटी है that will be equal to the number of moles, so 3 divided by weight of H2O, ये टर्म को यहाँ डाल दो यार और 1000 से डिवाइड कर दो, so this will give you the molality, so the answer will be 2.79 m, ठीक है, क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, राइट ना। ओके, सो यहां जाके हम इस टॉपिक को विराम देते हैं, अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम देते हैं। अब इसका हम यूज करेंगे आगे जाके, इन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करेंगे, रिएक्शंस में देखेंगे, और आप यूज हम करेंगे, खुद भी सीखेंगे जहां दरकार होगा। और जब आपको क्वेश्चन बोलेगा या आपको टॉपिक का डिमांड होगा, तो आपको खुद को सीखने में, समझने में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज पढ़ने में इसको यूज करना है। तो सिर्फ इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसे सीखने के पॉइंट, इसे बाकी जगह पूरे केमिस्ट्री में अप्लाई करते हुए यूज करना है। तो ये आपको अब हर जगह यूज आने वाला है। तो अभी ये टॉपिक यहाँ अभी के लिए समाप्त होता है, लेकिन आगे जाके स्टोइचियोमेट्री में इनका बहुत, इस टॉपिक्स का, इसके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स का बहुत यूज आएगा, कैलकुलेशंस में, मोल्स निकालने में, हर चीज निकालने में। अब आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो अब वो सारे मैं चाहूंगा आप सारे उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और उनको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करें, और उम्मीद है कि आपके आंसर सही होंगे। और जब आप वो क्वेश्चन सारे कर लेंगे, तो माना जाएगा कि ठीक है, अब आपको ये सारे टर्म्स क्लियरली समझ में आ गए और अब आप इस पे आपका ग्रास्प है, ग्रिप है। तो अब आप आगे जाके इसका आराम से विदाउट एनी इशू आराम से इसका यूज कर सकते हो, इसे समझ सकते हैं। सो ठीक है, इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाय बाय।